नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो भी एचपीएसएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। पिछली जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री कराए थे, जो भी एचपीएसएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम में पूछे थे। पॉलिटी, इकोनॉमी, ऐसे सारी पीडीएफ बन चुकी है और मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स को दे दी है। तो आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ। तो ग्रेनाइट है, ये किसकी फॉर्म है? ऑप्शन दिए, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या नन ऑफ दिस। तो ग्रेनाइट किसका एक रूप है? अब जो रॉक्स होते हैं उन्हें तीन जो टाइप है उसमें डिवाइड किया जाता है, उनके फिजिकल चेंजेस के ऊपर, जैसे मेल्टिंग होती है, कूलिंग होती है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ एरोडिंग, कॉम्पैक्टिंग, डिफॉर्मिंग। तो तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो जो ग्रेनाइट है ये क्या है? ये है इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स में आता है ये। और इग्नियस रॉक्स जैसे आपको मैं बता दूँ, जैसे कोई लावा है, लावा निकलेगा ज़मीन से बाहर, वो सडनली ठंडा होगा, तो उससे भी क्या इग्नियस रॉक्स बनते हैं। तो ऐसे टाइप से डिवाइडेड होते हैं। तो जो ग्रेनाइट है ये किस में आता है? ये आता है इग्नियस रॉक्स में। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे नहीं मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ कहीं से भी उठा के। तो एग्जाम में आ रखे, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले होंगे ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड इज। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, न्यू गिनिया है या मेडागास्कर है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। अगर आपसे पूछ ली ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, तो ये डेनमार्क का पार्ट है। जो डेनमार्क है कंट्री, उसका पार्ट है ग्रीनलैंड। और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसलैंड है। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, द ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत इज नोन एज। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है। तो जैसे लेक्स होती है वो डिफरेंट कंट्री से जाती है, तो वो कंट्री वाले अपने नाम दे देते हैं, अपनी जो उनकी लैंग्वेज होती है उस हिसाब से नाम देते हैं। इंडिया वाले अलग देंगे, नेपाल वाले अलग दे देंगे, चाइना वाले अगर उनसे फ्लो कर रही है वो। तो जैसे ब्रह्मपुत्रा है, तिब्बत में से क्या नाम दे रखा है? सेंगपो दे रखा है, दिबांग दे रखा है, समनसरी दे रखा है, धनसिरी दे रखा है। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है सेंगपो। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सेंगपो बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में जैसे आंध्र प्रदेश से जाती है, तो आंध्र प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र है उसे क्या बोलते हैं? उसे धियांग बोलते हैं। तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ऐसे आपकी जो इंडियन जीके है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आप मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते क्या आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है इंडियन जीके को, और टाइम लगता है इसे पढ़ने में। तो ब्रह्मपुत्र है, तिब्बत में क्या बोलते हैं? सेंगपो। और अगर आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको? दिहांग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज इस्टेब्लिश इन 1936 वाज नेम्ड एज। तो कह रहे हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1936 में स्थापित हुआ था को नाम दिया गया था। तो इंडिया का पहला जो नेशनल पार्क था उसका नाम पूछ रहा है, सिंपली आपको नाम बताना है उसका नाम क्या था। कान्हा नेशनल पार्क था, हेलीज नेशनल पार्क था, भरतपुर नेशनल पार्क था या राजाजी नेशनल पार्क था? तो इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था उसका नाम था हेलीज नेशनल पार्क। हेलीज नेशनल पार्क उसका नाम था और ये 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि अभी क्या बोलते हैं जो ये नेशनल पार्क है, इसको अभी क्या नाम है, तो इसका अभी जो नाम है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है ये। तो पहला जो भारत का नेशनल पार्क था वो था हेलीज नेशनल पार्क, जो कि 1936 में इस्टेब्लिश किया। बाद में इसे रीनेम किया जाता है किस नाम से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से, और ये उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। किस राज्य में जंगल के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? देखिए बहुत ही लड्डू क्वेश्चन आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो कोई भी स्टूडेंट होगा वो कभी गलत करेगा ही नहीं करेगा। तो ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन आपने कभी गलत करने ही नहीं है अगर एग्जाम में आ जाए। अब सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम में, केरला में। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी गलत करना ही नहीं। बाकी मुश्किल आ जाए तो चलो उसमें तो देखी जाएगी उस टाइम। सिक्स्थ क्वेश्चन है, जुपिटर इज लार्जर देन द अर्थ बाय व्हाट। तो कह रहा है जो जुपिटर है वो अर्थ से कितने गुना बड़ा है? ऑप्शन आपको दिए 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना। तो जो जुपिटर है वो अर्थ से कितना बड़ा है? वो है 10 गुना बड़ा। तो जुपिटर अर्थ से 10 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ है, सांबर लेक इज सिचुएटेड इन। तो जो सांबर झील है ये कहाँ पर स्थित है? आपको स्टेट्स बता रखी, गुजरात, बिहार, राजस्थान, एमपी। अब इन्होंने ये लेक क्यों पूछी है? क्योंकि जो ये लेक है ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है इंडिया की, तभी इस लेक को भी पूछ ले एग्जाम में। तो सांबर लेक कहाँ पर है? गुजरात में, बिहार में, राजस्थान में या एमपी में है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। तो राजस्थान में है सांबर लेक, जो कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। एट्थ क्वेश्चन है, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ।
कह रहा है भारत किसका सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी होता है और इंडिया वाले ही कंज्यूम करते हैं सबसे ज़्यादा। कौन सी चीज़ है? मिलेट्स है, मेज़ है, पल्सेस है, व्हीट है, बाजरा, मक्का, दालें, गेहूँ। तो 8 का राइट आंसर बताइए। जो 8 का राइट आंसर है वो क्या है? वो है पल्सेस यानी दालें। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा दालें प्रोड्यूस होती है और इंडिया वाले ही सबसे ज़्यादा जो दालें उन्हें कंज्यूम भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज हाईएस्ट एट। समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है। तो क्वेश्चन में सिंपली ये बोलना चाहता है कि जो सी वाटर है उसकी जो खारापन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? इक्वेटर में होता है, पोल्स में होता है, ट्रॉपिक्स में होता है या एनक्लोज सीज में होता है। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पर होता है, ध्रुवों पर होता है, उष्ण कटिबंधों पर होता है, परिबद्ध समुद्रों में होता है। तो कहाँ पर होता है? जो सैलिनिटी है सी की यानी लवणता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये होती है ट्रॉपिक्स में। अब ट्रॉपिक्स आपको पता नहीं होगा ये एरिया कौन सा है, तो मैं आपको एक बार डायग्राम बना के बताता हूँ तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये पूरा अर्थ है। अर्थ के जो बीच से लाइन जाती है ये क्या होती है? ये इक्वेटर होती है। ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं और इसके ऊपर ये वाला एरिया और नीचे ये वाला एरिया, ये आपका ट्रॉपिकल एरिया होता है। यहाँ पर ट्रॉपिक्स बोलते हैं इसको। तो यहीं पर जो सी वाटर की सैलिनिटी है यानी लवणता है सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है अधिकतम। ठीक है, ये वाला जो आपका एरिया है इसको थोड़ा ऐसे हम शेड कर लेते हैं। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है सी वाटर की। अब जो इसके ऊपर ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया हुआ? ये आपका टेम्परेट एरिया होता है। ठीक है, टेम्परेट एरिया, इसको हम ऐसे शेड कर देते हैं तो आपको पता लग जाएगा। टेम्परेट एरिया ये हो गया और इसके ऊपर क्या होता है? पोलर जोन। जो ये आपका ये पोलर जोन होता है। ठीक है, ये पोलर जोन है सारा और यहाँ पर भी आपका पोलर जोन है। तो ये वाला जो एरिया है बीच वाला, यहाँ पर आपकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है यानी ट्रॉपिक्स में। चलिए आगे देखते हैं। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो जो ग्रासलैंड होते हैं उन्हें मेनली दो उसमें डिवाइड किया जाता है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट में डिवाइड किया जाता है। हमसे पूछा जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो कौन सा है? निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास है? तो सवाना है, पंपास है, पेरेरी है, ताइगा है। 10th का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है सवाना। तो जो सवाना है ये क्या है? ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है विच इज़ नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। तो देखिए फिर से इतना आसान क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी गलत करना ही मत। अब आपको पता ही है कि सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लेनेट है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा प्लेनेट है? वो है मरकुरी यानी बुध। 11th का जो राइट आंसर है वो है मरकुरी, बुध। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हम अभी बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं और ये इन्फिनिटी बैचेस होंगे। इसमें हम आपको तब तक पढ़ाएंगे जब तक आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर लूँ। अभी आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट आनी है, पटवारी की, पंचायत सेक्रेटरी की, JOIT क्लर्क, सभी एग्ज़ाम के आने वाली है, होम गार्ड। तो जब तक आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हम आपको पढ़ाएंगे, आपको इन सभी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज देंगे, स्टडी मटेरियल, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर ज्वाइन करना। जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अभी हम थोड़ी सी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करेंगे सब कुछ, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। 12th क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ द फार्देस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज कॉल्ड। तो कह रहा है चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का आवर्त कहलाता है। तो जैसे आपको थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ तो समझने आपको ज़्यादा ईजी होगा। जैसे कि मान लीजिए ये है अर्थ और ये है मून। अब इनके बीच में जो फार्देस्ट डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? अपोजी बोलेंगे, पेरिजी बोलेंगे, पेरिजियन या नन ऑफ दिस। तो उसे बोलते हैं अपोजी। और जब मून है और अर्थ है इनके बीच में सबसे कम डिस्टेंस होगा तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेरिजी। तो ऐसे आपने याद रखना है, अपोजी है फार्देस्ट डिस्टेंस और पेरिजी है जब सबसे कम डिस्टेंस होगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है द पीरियड ऑफ द फार्देस्ट डिस्टेंस, यानी मून और अर्थ में जब सबसे ज़्यादा फार्देस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, या तो इससे अब कम होगा, तो वो उसके क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपोजी। जब फार्देस्ट डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे अपोजी। 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब कभी भी आपको एग्जाम में आ जाएगा, आप कभी गलत करोगे नहीं। 13th है एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कह रहे हैं एशिया का जो पहला अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना थी वो कहाँ पर स्थित है? आपको स्टेट पूछिए सिंपली, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यूपी, MP, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो एशिया की फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ था? वो था हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे नाम ही पूछ लें तो कौन सा? संजय जल विद्युत परियोजना। ठीक है, संजय जल विद्युत योजना। तो संजय जल विद्युत योजना थी हिमाचल प्रदेश की, ये एशिया की पहली फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट थी। तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
14th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक, तो निम्न में से कौन सा कार्बोनिक चट्टान है। तो ऑप्शन आपको क्या दिए, मार्बल, कोल, ग्रेनाइट, स्लेट। हिंदी में भी देख लेते हैं, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। तो इनमें से जो ऑर्गेनिक रॉक है वो कौन सा है, वो है कोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कोल आपको पता ही है ये एनवायरनमेंट में अपने आप ही होता है, नेचुरल फिनोमेना है, मतलब इंसान नहीं बनाते इसको, ये प्रकृति में खुद ही बनता है, लाखों साल लग जाते हैं, फॉसिल से जो होते हैं उनसे ही बनता है, लाखों साल लग जाते हैं बनने में, तो नेचुरली अकरिंग है, तो ये एक ऑर्गेनिक रॉक है। 15th है एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो जो सदाबहार वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन आपको दिए मॉनसून रीजन, डेजर्टेड रीजन, मेडिटेरियन रीजन या इक्वेटर रीजन। तो 15th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है इक्वेटर रीजन। ठीक है, तो इक्वेटर रीजन है, मैंने आपको बताया अभी, मैंने आपको डायग्राम बनाने में बोला था, जो बीच से लाइन जाती है इक्वेटर होती है, ये जो अर्थ होता है उसे दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, तो बस यही आपका इक्वेटर रीजन है, यहीं पर जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है तो कौन सा है। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो क्या है, बायोम है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है या बायोस्फीयर है। तो 16th का जो राइट आंसर है वो क्या है, 16th का जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्यों, क्योंकि आपको पता ही है जो अर्थ है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है। अब पानी कितना परसेंट है, 71% है, तो 71% पानी है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा इकोसिस्टम है वो क्या होगा, वो हाइड्रोस्फीयर ही होगा। लिथोस्फीयर क्या होगा, जो आपका ज़मीनी एरिया है, जैसे जो कंट्रीज़ है, साउथ अमेरिका, जो आपके हो गए अमेरिका हो गया, इंडिया होगा, ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट है ना, तो वो जो आपका होता है वो है लिथोस्फीयर में आता है। हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया, वाटर वाला एरिया, तो 71% तो सबसे ज़्यादा है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। 17th हो गया द वर्ल्ड्स मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट इज, तो कह रहा है विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, तो कौन सा है, देख लेते हैं कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका है। तो वर्ल्ड का मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट कौन सा है, 17th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे ह्यूमिड कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट, तो जो पश्चिमी और पूर्वी घाट है वो कहाँ मिलते हैं, आपको बताना है। नीलगिरी में, कार्डमोम हिल्स में, पालानी हिल्स में, अन्नामलाई हिल्स में। 18th का जो राइट आंसर है वो है नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। 18 का जो राइट आंसर है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। 19 है डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट, तो जो डे है और नाइट है वो इक्वल कहाँ होती है, इक्वेटर में, पोल्स में, अंटार्कटिका में या नन ऑफ दिस में। तो दिन और रात बराबर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, 19th का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 19th का जो राइट आंसर है वो है इक्वेटर। अब जो पृथ्वी का बीच वाली मैंने लाइन बताई, दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इक्वेटर, यहाँ पर जो है डेज एंड नाइट इक्वल होते हैं, तो 19th का जो राइट आंसर है वो है इक्वेटर। 20 क्वेश्चन है लोकटक इज अ, तो जो लोकटक है ये क्या है, वैली है, लेक है, रिवर है, माउंटेन रेंज है। तो 20 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है लेक। लोकटक क्या है, ये एक लेक है, कहाँ पर है, मणिपुर में, तो मणिपुर में है ये लेक लोकटक, तो ये क्या है, लेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 है विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन जैद सीजन, तो कह रहे कौन सी क्रॉप है जो जैद सीजन में कल्टीवेट की जाती है, कौन सी फसल ज़्यादा जैद मौसम में उगाई जाती है। तो कौन सी उगाई जाती है, वाटरमेलन, सोयाबीन, मेज़, जूट। तो तरबूज, सोयाबीन, मक्का, जूट, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो जैद सीजन में उगाई जाती है। 21 का जो राइट आंसर है वो है वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन जो है तरबूज है, ये जैद सीजन में उगाया जाता है। 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 22 है नगरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो जो नगरहोल नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, आपको बताना है कौन सी स्टेट में है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, जम्मू कश्मीर। तो 22 का जो राइट आंसर है, जो नगरहोल नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, ये है ओडिशा में, तो ओडिशा में है नगरहोल नेशनल पार्क। 23 है द बेस्ट क्वालिटी कोल इज, तो इसमें से बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, लिग्नाइट है, पीट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। 23 का जो राइट आंसर है वो है एंथ्रासाइट। तो बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो कौन सा है, वो है एंथ्रासाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 है डेक्कन प्लेट्यू रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल बिकॉज इट इज़, तो डेक्कन पठार में अपर्याप्त वर्षा होती है क्यों होती है, कम वर्षा होती है वहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू में।
तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं। रेन शेडो एरिया है, लोकेटेड पैरेलल टू विंड डायरेक्शन है, अवे फ्रॉम द कोस्ट है, नन ऑफ दिस। 24 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन है रेन शेडो एरिया। तो जो डेक्कन प्लेटू है वो रेन शेडो एरिया पड़ता है वहाँ पर। अब रेन शेडो एरिया ये क्या होता है, वर्षा रहित क्षेत्र। जैसे पहाड़ होते हैं और एक तरफ आपके समझिए बादल है यहाँ पर, तो आपका जो प्रेशर है यहाँ से ऊपर जाता है। अब बारिश होगी, बादल इस तरफ आ नहीं पाते, तो इस तरफ वर्षा नहीं हो पाती। जो आपका पहाड़ का दूसरा वाला एरिया है यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, बस इसी को सिंपली रेन शेडो एरिया बोला जाता है। तो इस साइड आपके हरे हरे पेड़ होंगे होंगे, बारिश अच्छी हो रही है, और इस साइड नहीं हो पाएंगे क्योंकि प्रेशर यहाँ से हवा जाती है, बादलों को आगे जाने देते हैं। तो ऐसा कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपका इस वजह से जो दूसरी साइड है वहाँ पर बारिश नहीं होती, तो जो रेनफॉल है वो अच्छी मात्रा में नहीं हो पाती। तो डेक्कन प्लेटू क्या है, रेन शेडो एरिया है, इसलिए यहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होती है। 25 है, कान्हा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में, आपको ये बताना है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, 25 का जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क। 26 है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर इन इंडियाज टोटल पावर इज ऑलमोस्ट कितना है। तो जो हाइड्रो पावर है, जो आपके डैम्स बने, देखिए आप हिमाचल में देख सकते हैं इतने सारे डैम्स बने, तो उनसे हाइड्रो पावर निकलती है। तो इंडिया में जो हाइड्रो पावर है उसका शेयर कितना है, हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, या 1/5 है। तो भारत में कुल बिजली में जो आपकी हाइड्रो पावर है उसका योगदान कितना है, हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, या 1/5 है। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है 1/5। तो 1/5 है। बाकी जो आपका कोल हो गया, जो आपके न्यूक्लियर पावर होगी, उनका भी है जो हाइड्रो पावर के अलावा है, जिससे हम बिजली जनरेट करते हैं। तो हाइड्रो पावर का सिर्फ कितना है, 1/5 है। तो इतना याद रखना है आपने, हाइड्रो पावर का है 1/5। 27 है, द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज इन। तो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, यानी जहाँ पर रेल कारखाना है, रेल बनती है यहाँ पर, तो कहाँ पर है, पेरम्बूर में है, बेंगलुरु में है, वाराणसी में, या हावड़ा में है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है पेरम्बूर, ऑप्शन ए। अभी पेरम्बूर कहाँ है, चेन्नई में। अगर आपसे सिंपली जो स्टेट पूछता तो आप बता देते चेन्नई, मगर उन्होंने जगह ही पूछ ली कि चेन्नई में भी कहाँ है, तो वो है पेरम्बूर। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहाँ पर रेल कारखाना है, जो कि पेरम्बूर में है, जो कि चेन्नई में पड़ता है स्टेट। 28 है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। अंटार्कटिका में भारत के स्थापित अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। दक्षिण भारत है, दक्षिण निवास है, दक्षिण चित्रा है, दक्षिण गंगोत्री है। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री है, ये इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पर, अंटार्कटिका में। 29 है, विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सीजन ऑफ खारिफ। तो खारिफ के मौसम में क्या पैदा नहीं किया जाता, हमें ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए, मिलेट एंड राइस, मेज़ एंड जवार, जौ एंड मस्टर्ड, जवार एंड राइस। ठीक है, तो जो खारिफ सीज़न है उसमें क्या पैदा नहीं किया जाता, बाजरा और चावल, मक्का और जवार, जौ और सरसों, जवार और चावल। तो 29 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है जौ और मस्टर्ड, यानी ऑप्शन सी। तो जो जौ और सरसों है ये खारिफ सीजन में नहीं उगाया जाता, बल्कि कब उगाया जाता है, राबी सीजन में। ठीक है, राबी सीजन है उसमें उगाया जाता है। 30 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो मिल्क प्रोडक्शन में जो इंडिया है उसकी रैंक क्या है, हमें ये बताने। विश्व में दूध जो उत्पादन है उसमें भारत का क्या रैंक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट। ठीक है, ये जो रैंकिंग है चेंज होती रहती है, क्योंकि आपको पता है हर साल नए जो है आंकड़े आते रहते हैं। अब चाइना है, वहाँ पर भी ठीक मात्रा में होता है तो ऐसा चेंज हो जाते हैं जो आपके होते हैं, ये ऐसे नहीं कि आपकी चेंज नहीं होंगे। तो ऐसा है, अब ये एग्ज़ाम में जब पूछा होगा तब इंडिया होगा, क्या पता अभी भी होगा, मेरे को कंफर्म है नहीं कि इंडिया है नहीं है। बाकी मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इंडिया में होता है। और आप कमेंट करके बता देना अगर अभी इंडिया है, थोड़ा सर्च कर लेना। ऐसा है, पढ़ रहे हो तो थोड़ा इंटरेस्ट बना के पढ़ना है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन आ रहे हैं आंसर दे रहे हैं। थोड़ा तो उनकी चीज़ों के बारे में पढ़ो, थोड़ा अच्छे से जानो, आपको तब ज़्यादा रिटेन होगा। ऐसे नहीं बस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो कि लगे आपके जो व्यवहार है उसमें पता लगे कि आप कुछ कर रहे हो, कि हाँ तैयारी कर रहे हो। ये रट्टे वाला काम तो छोड़ ही दो, मतलब रट्टा लगा के कभी एग्ज़ाम नहीं निकलता। यहाँ पर आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। तो आपके व्यवहार से पता लगना चाहिए कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। एग्ज़ाम तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, मेहनत करोगे तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो आप निकाल नहीं सकते। बाकी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ टाइम सबको छोड़ दो,
रिश्तेदारों से, घर वालों से थोड़ा थोड़ा मतलब दूरी कर लो, और जो आपकी बुकें हैं इनको इनसे नज़दीकी भी बढ़ा दो। और जो पढ़ाई है बस इसी में मेन फोकस रखो, बाकी चीज़ें तो लाइफ में चली रहेगी चली रहेगी। एक बार एग्ज़ाम निकल जाए तो फिर आपको पता है आप सेटल हो, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेन एग्ज़ाम है, यही जो उम्र है आपकी 20, 21, 22 की, ये मेन उम्र है। तो यहाँ पर आपने कुछ कर दिया तो कर दिया, वरना फिर बाद में कुछ नहीं होता। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर? तो आपको बताना है कि देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, मैंने आपको बताया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर था वो है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो रिपीट क्यों हुआ? क्योंकि पिछले एग्जाम में किसी में आया होगा, फिर दूसरे में भी डाल दिया होगा, तो ऐसे ही करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। डायमंड माइंस आर फाउंड इन, तो हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? आपको ये बतानी है। मैसूर, वल्टेयर, अजमेर, पन्ना। तो पाना में पाई जाती है, अजमेर में, वल्टेयर में, मैसूर में। तो हीरे की जो खाने वो कहाँ पाई जाती है? 32 का जो राइट आंसर है वो है पाना। तो पाना में पाई जाती है हीरे की खाने। 33rd क्वेश्चन है विच इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज? तो निम्न में से कौन सी प्रजाति विलुप्ति की कगार में है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें? ब्लैक बक, ब्लू शिप, गैगेंटिक डॉल्फिन या मिथुन। तो इसमें से कौन सी है जो एंडेंजर्ड स्पीसी है? काला हिरण है, नीली भेड़ है, गंगा क्षेत्र डॉल्फिन है या मिथुन है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है ब्लू शिप। ठीक है, नीली भेड़ है, ये क्या है? ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनिक कोन्स? तो इनमें से कौन सा ज्वालामुखी शंकु सबसे ऊंचा है? तो आपको बताना है पैरासाइट कौन है, बेसिक लावा कौन है, या एसिड लावा कौन है, या कंपोजिट कौन है। तो थोड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आपने जब बुक पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा इन चीज़ों को स्किप ही कर देते हो। तो इसमें पूछा फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल वोल्केनिक कोन्स। तो 34 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है कंपोजिट कोन। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए तो बहुत अच्छा होता है एग्जाम में। अगर आगे आपने पहले कर रखे तो रिपीटेड क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बुक में हम स्किप ही कर देते हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा अजीब सा ही टॉपिक का लग रहा है कि हाँ वोल्केनो से रिलेटेड है, वो वोल्केनो से आ ही जाते हैं एग्जाम में, देखे मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर करना। और इस PDF में मैंने सारे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए HPSSC में वो डाल दिए। तो जिन्होंने हमसे स्टडी मटेरियल बाय किया था उनको मैंने ये दे दी थी। अब आपको अगर बाय करना होगा 7018186561 पे आपको बस मुझे व्हाट्सएप करना है, वहाँ मैं आपको डिटेल दे दूँगा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ की, तो वहाँ से ले सकते हैं। 35 है आयनोस्फीयर अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर एक्सटेंड्स अप टू। तो कह रहा है जो आयन मंडल है वो तापमंडल का एक भाग विस्तारित है। तो आयनोस्फीयर जो थर्मोस्फीयर का पार्ट है वो कहाँ तक एक्सटेंड है, कहाँ कितनी हाइट है उसकी? 80 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 640 किलोमीटर। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है 640 किलोमीटर। तो इतनी हाइट है आयनोस्फीयर की। अब आयनोस्फीयर ये थर्मोस्फीयर का पार्ट है, यानी उसके अंदर है, और जो इसकी ज़मीन से हाइट है वो कितनी है? वो है 640 किलोमीटर। 36 क्वेश्चन है सुंडा ट्रेंच सिचुएटेड इन द। तो जो सुंडा खाई है कहाँ पर है, कौन से ओशन में आपको बताना है? अंटार्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन। तो जो सुंडा ट्रेंच है ये कौन से ओशन में है? 36 का जो आपका राइट आंसर है वो है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में है सुंडा ट्रेंच। अब इसी तरह से एक आपको मरीना ट्रेंच भी आ जाता है। जो मरीना ट्रेंच है वो क्या है? वो है पैसिफिक ओशन में। तो पैसिफिक ओशन की जो सबसे गहरी जगह है उसे क्या बोलते हैं? मरीना ट्रेंच। तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि मरीना ट्रेंच कहाँ पर है, तो पैसिफिक ओशन में। अगर आपको सुंडा ट्रेंच आ जाए तो ये कहाँ है? ये है इंडियन ओशन में। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फाउंड इन फ्लड प्रोन एरियाज। तो आपको बताना है जो फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर कौन सी सॉइल है जो पाई जाती है? सलाइन सॉइल, मिडो सॉइल, बॉग सॉइल, चिरमुजेम सॉइल। तो कौन सी सॉइल पाई जाती है? 37 का जो राइट आंसर है वो है बॉग सॉइल। तो बॉग सॉइल पाई जाती है कहाँ पर? जहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बॉग सॉइल पाई जाती है। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 38 ने ट्रांस साइबेरियन रेलवे कवर्ड अ टोटल डिस्टेंस हो। तो जो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये कितनी दूरी तय करता है? आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 7632 है, 8446 है, 9332 है, 10336 है। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है 9332। 9332 किलोमीटर ट्रैवल करती है जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। 39 है द कैपिटल ऑफ वियतनाम इज। तो जो वियतनाम है उसकी कैपिटल बतानी है आपको। हनोई है,
या बेनमू थॉट, होंची मिन सिटी या कैंथो। तो अजीब अजीब से नाम दे रखे, सिंपल सा है। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 40 है द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ साउथ एशिया। तो जो दक्षिण एशिया है उसका मुख्य आर्थिक जो काम है क्या है, एक्टिविटी आपको बतानी है, वो क्या है? इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है, एनिमल रियरिंग है या माइनिंग है। तो 40 का जो राइट आंसर है वो है एग्रीकल्चर। तो मेन एक्टिविटी क्या है साउथ एशिया की? वो है एग्रीकल्चर। 41 है द छत्तीसगढ़ प्लेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेंगंगा वैली बाय। तो आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ प्लेन है वो वेंगंगा वैली से किससे सेपरेटेड है? खैरागढ़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू या छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो किसने सेपरेट किया? 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए खैरागढ़ प्लेट्यू। तो जो ये खैरागढ़ प्लेट्यू है इसने छत्तीसगढ़ प्लेन को सेपरेट किया किससे? वैंगंगा वैली से। 42 है इन इंडिया एंटी साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग। तो जो एंटी साइक्लोन है ये कब होते हैं? तो आपको बताना है विंटर्स में होते हैं, ऑटम में, समर्स में, स्प्रिंग्स में। अब आपको पता है साइक्लोन दो तरह के होते हैं, एक आपका साइक्लोन हो गया, एक एंटी साइक्लोन हो गया। तो अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि एंटी साइक्लोन होता है उसमें क्या होता है? उसमें हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर की वजह से वो सिंक हो जाते हैं। और जो आपके नॉर्मली साइक्लोन होता है उसमें लो प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे बनता जाता है, उससे आपका जो है वो राइज करता है और ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको ये याद रखना है एंटी साइक्लोन में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है और बाद में जाके सिंक कर जाते हैं। तो ये कब होता है, कौन से सीजन में होता है? 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विंटर्स। तो इन इंडिया एटो एंटी साइक्लोन से वो कब आते हैं? ये आते हैं विंटर्स में। 43 है मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड एक्सटेंसिवली इन। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या बिहार। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है सिंपल है वेस्ट बंगाल। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ रखा है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ये जाए जाते हैं जो आपका वेस्ट बंगाल है। 44 है कोडोरमा इज़ द चीफ कलेक्टिंग सेंटर ऑफ। तो जो कोडोरमा है ये किसका प्रमुख संग्रह है? किसका है? कोल का, मैग्नीज का, आयरन का, माइका का। 44 का जो आपका राइट आंसर है वो है माइका। तो माइका का है। और अगर आपसे प्लेस पूछ ले कौन सी जगह पे, कौन सी स्टेट में, तो वो है झारखंड में। तो झारखंड में है ये कोडरमा और ये चीफ कलेक्टिंग सेंटर है किसका? माइका का। 45 है डायमंड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन। तो जो हीरे की खाने भारत में कहाँ है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में। आपको स्टेट बतानी। 45 का जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। अब मैंने आपको एक जगह भी बताई थी पन्ना करके कि यहाँ पर डायमंड माइंस है, एक क्वेश्चन पहले आया था। तो देखिए वही क्वेश्चन है, अब आपसे सिंपली स्टेट पूछ लिए। उस जगह उस टाइम आपसे इस जगह पूछी थी तो वो थी पाना करके जगह थी एक, कि हीरे की खाने कहाँ होती है? पाना में। अब आपसे पूछा है कि स्टेट बतानी है तो वो थी मध्य प्रदेश। देखिए क्वेश्चन रिलेटेड ही होते हैं एक दूसरे से एग्जाम में जो भी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? मथुरा है, बरौनी है, कोयली है या नूनमती है। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है मथुरा। तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो कौन सी है? मथुरा। 47 है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एस्बेस्टोस माइंस आर सिचुएटेड इन। तो कुछ अलग से ही नाम है, एस्बेस्टोस है कुछ, अब मेरे को भी कुछ ढंग से याद नहीं आ रहा। कुछ सिलिकेट मिनरल होता है तो उससे रिलेटेड होता है ये एस्बेस्टोस। तो इसकी जो माइंस है कहाँ पर होती है? यूएसए में, कनाडा में, जर्मनी में, क्यूबा में। तो वर्ल्ड की जो आपको बताने लार्जेस्ट एस्बेस्टोस का माइन है कहाँ पर है? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है कनाडा। तो कनाडा में है जो ये एस्बेस्टोस माइन है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, और ये कुछ सिलिकेट मिनरल है उससे रिलेटेड होती है। 48 है द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी या अनाईमुड़ी। 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अनाईमुड़ी। तो हाईएस्ट पीक पेनिनसुलर इंडिया की कौन सी है? वो है अनाईमुड़ी। अब पेनिनसुलर जो ये आपको होता है ये क्या होता है? जैसे आपका कुछ एरिया है वो बहुत ज़्यादा पार्ट है वो पानी से कवर है, ये वाला आपका पार्ट पानी से कवर है और ये बड़ा लैंड हो गया। तो जो आपको पानी से बहुत ज़्यादा कवर होता है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय, ठीक है, एरिया। तो सबसे बड़ी जो हाई पीक है वो आपको बता दी अनाईमुड़ी। 49 है द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स इन। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसका उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से, इंडिया से, तिब्बत से, नन ऑफ दिस से। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 49 का जो राइट आंसर है वो है तिब्बत। ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन होता है वो तिब्बत से होता है, और तिब्बत किसका पार्ट है? ये चाइना का पार्ट है। 50 क्वेश्चन है द वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स विच टाइप ऑफ रेनफॉल।
तो जो पश्चिमी घाट है में किस प्रकार की वर्षा होती है? साइक्लोनिक, फ्रंटल, ओरोग्राफिक या कॉन्वेक्शनल? तो वेस्टर्न घाट में कौन सी होती है? 50 का जो राइट आंसर है वो है ओरोग्राफिक। अब आपका आज का होमवर्क है, ये ओरोग्राफिक है, इसको ज़रा नेट पे सर्च करना है कि क्या होता है ये ओरोग्राफिक रेनफॉल, और वेस्टर्न घाट में होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इसको सर्च करना, कुछ नई चीज़ पता लगेगी आपको कि क्या होती है। तो ऐसा है, पढ़ना है मगर अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं है बस क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, पहले थ्योरी ज़रूर पढ़ना। अब आप क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करने लगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने इंडियन जीके की बुक नहीं उठाई, लूसेंट की बुक उठा के एक बार पढ़ी ही नहीं, फिर उसके बाद आप अगर क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपको क्वेश्चन आएंगे भी। अब आप सीधा ही क्वेश्चन आंसर करने लग जाओगे कि हाँ एग्जाम निकालना है, चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। पहले एक बार थ्योरी पढ़ो हर चीज़ की, हिमाचल जी की उसकी थ्योरी पढ़ो, बुक लो, हिमाचल दर्पण लो, इंडियन जीके की लूसेंट लो, तो थ्योरी ज़रूर पढ़ना, फिर जो आपके ये क्वेश्चन आंसर होते हैं ये बेनिफिशियल होते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ क्वेश्चन आंसर पढ़े और एग्जाम देने चले गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलिए आज की वीडियो में इतनी रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, और मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।